दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए 25 क्वेश्चन है दोस्तों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साइंस के जितने भी टॉपिक हैं फिजिक्स के, मैं सबके चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चनों की वीडियो लाता रहूँगा। केमिस्ट्री में भी दे दूँगा, बायो में भी दूंगा। सब में जितने क्वेश्चन हो पाते हैं उतने जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सारे डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। प्रकाश किन तरंगों के रूप में चलता है, किस वेव फॉर्म में चलता है प्रकाश? तो दोस्तों वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है दोस्तों? जब प्रकाश वेव फॉर्म में आ रहा है, ठीक है दोस्तों, इंस्टेंट रे होती है वो हमारी आपतित किरण, किसी दर्पण से टकराई और उसी मीडियम में वापस लौट गई, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता है तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन उसी मीडियम में वापस लौट रही है ये, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, यहाँ दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे कि ये आपका दर्पण मान लीजिए, ठीक है, ये आपका दर्पण है। कोई इंस्टेंट रे आई, ये आई आपकी इंस्टेंट रे और इसी मीडियम में वापस लौट गई है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। अगर ये इस मीडियम से जाके दूसरे मीडियम में चली जाती तो उसे अपवर्तन कहते हैं प्रकाश का। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन। जब हमारा दायां हाथ का प्रतिबिंब बायां हाथ दिखाई पड़ता है तथा बायां हाथ का प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई पड़ता है, इस घटना को कहा जाता है दोस्तों? पारस उत्क्रमण यानी कि लेटरल इन्वर्शन। जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की ओर, लेफ्ट हैंड हमारा राइट हैंड की ओर दिखाई पड़ता है देखने पर, इस घटना को लेटरल इन्वर्शन कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों। किसी खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की घटना को क्या कहा जाता है? विस्तृत परावर्तन, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। जैसे कि कोई खुरदरा पृष्ठ है, शीशा वगैरह आप देखे होंगे, पुराने शीशे आते थे जो, उनके पृष्ठ जो खुरदरा टाइप हो जाता, अब तो चिकने आते हैं, तो उन पर जब प्रकाश की लाइट पड़ती थी ना, वो तो चारों ओर बिखर जाती थी, क्रिस्टल की तरह चमकने लगती थी। जैसे कि अब सूर्य की किरण है, पानी में पड़ती है, तो वो भी देखा होगा आपने, अचानक चमकता है, मतलब उधर एक डिफ्यूजन सा होता है, प्रकाश बिखर जाता है वहाँ पर। उसे हम प्रकाश का ये बोलते हैं विस्तृत परावर्तन, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे मनुष्य अपना पूरा पूरा प्रतिबिंब देख सके, अपनी पूरी इमेज देख सके? तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो मनुष्य की लंबाई की आधी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी दर्पण के सामने अपनी इमेज देखना चाहते हैं पूरी, तो हमारी लंबाई का आधा होना चाहिए वो दर्पण, इतनी लेंथ होनी चाहिए उसकी। चाहे भले ही हमारे दर्पण और हमारे बीच में दूरी चाहे कितनी भी हो, डजेंट मैटर, दूरी इसमें कोई इफेक्ट नहीं करती, लेकिन दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए मनुष्य की लंबाई की। छठवां क्वेश्चन। जब वस्तु गोलीय दर्पण के केंद्र पर रखी हो तो उस प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगी? उसकी प्रतिबिंब इसकी स्थिति कहाँ होगी? तो वक्रता केंद्र पर। करके दिखा देता हूँ दोस्तों तरह से आपको। वक्रता केंद्र पर कैसे होगी? ये मान लीजिए दर्पण है आपका, ठीक है दोस्तों, ये आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। यहाँ से कोई रेखा गई तो फोकस से होती हुई जाती है, एफ है हमारा, ठीक है दोस्तों, ये एफ है हमारा, और एक जाती है एफ से होती हुई और ये कट गई, ये हाँ आएगी एक्चुअली, इसी के जस्ट नीचे बनती है ये हमारा वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे बनेगी, इसी के बराबर की इमेज बनती है एकदम फिक्स, इसी के बराबर की, और उल्टी बनती है। ठीक है दोस्तों, तो वक्रता केंद्र बनेगी, वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी। ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसकी अवतल दर्पण, ये दिखाता हूँ दोस्तों, ये अवतल दर्पण है, तो उसका फोकस कहाँ यहाँ है, यहाँ साइन कन्वेंशन हमारा माइनस में होता है और यहाँ पॉजिटिव में होता है, फोकस दूरी हमारी यहाँ है, तो ये कहाँ हो गई? ऋणात्मक हो गई। ठीक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके। जब भी आपने देखा होगा कि जो जिनकी दूर की नज़र कमजोर होती हैं तो उन्हें हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, बोलते हैं हम इसकी माइनस में कमजोर है, यानी कि नेगेटिव में कमजोर है, और जिनकी पॉजिटिव में कमजोर होती है वो ना उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये दर्पण है लेकिन, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है?
हमारी इमेज की जो लंबाई होती है और जो हमारी लंबाई है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्तन, इसे एम से डिनोट करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? दोस्तों कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक छोटे एरिया को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता है, थोड़ा डीप करके दिखाता है, जिससे हम वो छोटी चीज़ को थोड़ा ठीक से बड़े आकार में देख पाते हैं, जिससे हमें बनाने में, दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कान, नाक व गले की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो दोस्तों तो वो कॉनकेव मिरर होता है। अवतल दर्पण मैंने बताया ना कि तो छोटी चीज को थोड़ा बड़ा देखने के लिए तो कॉनकेव मिरर का उपयोग होता है। परावर्तक के रूप में भी दोस्तों इसी का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। परावर्तक दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है। जो हमारे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है बड़ा, उसमें हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। ठीक दोस्तों। 14 क्वेश्चन, कौन सा दर्पण अधिक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब कम स्थान में बनाता है? तो वो दोस्तों तो उत्तल दर्पण होता है। जो बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होता है उसको एक छोटे से क्षेत्र में कन्वर्ट कर, यानी कि बहुत उसका जो प्रतिबिंब होता है बहुत छोटे में दिखा देता है, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, जो बड़े क्षेत्र को छोटे में शो करता है। कौन सा दर्पण वाहन चालक के बगल में प्रयोग किया जाता है? तो वो दोस्तों उत्तल दर्पण होता है। जो आपने गाड़ी, कार वगैरह देखी है उनमें जो साइड में शीशे लगे होते हैं, वो हमारे पीछे का जो आकार कितना बड़ा होता है, बैकग्राउंड कितना बड़ा होता है पीछे की सड़क का, उसे उस छोटे से शीशे में दिखा देता है। मैंने बताया ना, छोटे से शीशे में उसको दिखा देता है अच्छी तरीके से, तो वो उत्तल दर्पण होता है। सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया था? तो उत्तल दर्पण का। 17 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 45 अंश का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर से शो कर देता हूँ, रुके तो चलो फिर से बताता हूँ इसे। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है ये इंस्टेंट वाला, ये दोनों है। ठीक है, ये इंस्टेंट रे हमारी, यानी कि आपतित किरण, ये परावर्तक किरण है। इंस्टेंट रे हमें 45 डिग्री दे रखा है, तो ये भी दोस्तों कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। जो इंस्टेंट एंगल, आपतित कोण और परावर्तन कोण दोनों हमारे समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों हमारे समान होते हैं, तो 45 डिग्री होगा। 18 क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने व किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो यह दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। दोस्तों अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, हम दर्पण के बहुत सामने रख देते हैं ना, जब किसी प्रतिबिंब को बहुत ज़्यादा पास रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो क्या है सीधा बनने लग जाता है, यानी कि सीधा बनता है और उल्टा बनता है निकट रखने पर। हाँ दोस्तों, निकट रखने पर सीधा बनता है लेकिन दूर रखने पर उल्टा बनता है। वैसे अवतल दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पास लेके जाते हैं ना हम जब किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब सीधा बन जाता है और लेंस के सामने बनता है, आगे पीछे नहीं बनता। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी या छोटा दर्पण बनता है, तो उसे दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पर हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, आभासी होता है और छोटा बनता है। ठीक है। संयुग्मी फोकस यानी कॉन्जुगेट फोकस संभव है, तो कॉन्जुगेट फोकस सिर्फ एक ही चीज पे संभव होता है, अवतल दर्पण पर, उत्तल पे नहीं होता, अवतल दर्पण पे ही संभव होता है। 21 क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है यानी इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है? ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगी हमेशा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी व सीधा आवर्तिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। अवतल दर्पण द्वारा सीधा, आभासी व आवर्तिक प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगी इसकी स्थिति? मैंने बोला ना, जब वैसे हमेशा अवतल दर्पण पर हमेशा आभासी बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है हमेशा अवतल दर्पण पर। लेकिन ये बोल रहा आभासी और सीधा, तो आभासी सीधा कब बनता है? जब हम किसी वस्तु को दर्पण के बहुत निकट ले जाते हैं, तो दर्पण और फोकस दूरी के बीच में हम जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा बनता है। 23
थ्री क्वेश्चन दोस्तों। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी कितनी हो गई? जस्ट उसकी डबल, यानी कि 80 सेंटीमीटर। अभी एक फॉर्मूला भी रखा था कि हमने 25 में, वो इसकी आई है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, हमेशा आभासी बनता है समतल दर्पण, एकदम प्लेन मिरर होता है जो, क्योंकि वो दर्पण के आगे बनना है, पीछे नहीं बनना। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो दोस्तों ये आपने बताया था ना मैंने, डबल होता है, जस्ट डबल। तो ये रहा, फोकस दूरी 40 है तो आर क्या होगा? आर जगह 80 होता तब उसे 2 से डिवाइड करते तभी तो फोकस दूरी 40 आती। तो ये संबंध होता है इनके बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आके डेली अब आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड साइंस का पूरे टॉपिक सारे कवर करने वाला हूँ। आप मुझसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना दोस्तों इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, बाय।